जैसे ही बिमला जी के फोन की घंटी बजी तो घर के सब लोग बिमला जी के आसपास इकट्ठे हो गए। सबके चेहरे पर चमक थी। वो जानती थी कि सभी कोई न कोई फरमाइश करने के लिए फोन के आसपास आए हैं, क्योंकि हमेशा से ऐसा ही तो होता आया था। रामकिशन जी ने कनाडा गए थे, तब से जब भी वो फ़ोन करते तो फरमाइशों की एक लंबी लिस्ट उन्हें थमा दी जाती थी। सोचते हुए बिमला जी ने मुस्कुराते हुए कॉल रिसीव किया तो दूसरी ओर से रामकिशन जी ने सबके हाल चाल पूछे और फिर बोले कि मैं इंडिया वापस आ रहा हूँ। रामकिशन जी ने इतना कहते ही सबके सांप सूंघ गया। कुछ देर पहले चमकने वाले सबके चेहरे एकदम बुझ से गए थे। क्यों माँ पापा अच्छी भली नौकरी छोड़कर वापस क्यों आ रहे हैं? आपको तो पता है इंडिया के हालात, यहाँ पर तो मरते दम तक कमाई करनी पड़ती है। बड़े बेटे के घबराते हुए कहा। तो बेटे की बात सुनकर दूसरी ओर रामकिशन जी कुछ पल के लिए खामोश से हो गए। फिर हिम्मत करते हुए बोले कि बस अब मुझे परदेश में और नहीं रहा जाता। कनाडा आए हुए मुझे पूरे 20 साल हो चुके हैं। अब मैं वापस अपने बच्चों के बीच आना चाहता हूँ। तुम लोग भी तो मुझे बहुत याद करते होगे। बस इसलिए मैं चाहता हूँ कि अपनी बाकी की बची हुई जिंदगी अपने बच्चों के साथ व्यतीत करूँ। रामकिशन जी ने प्यार भरे स्वर में कहा, लेकिन सबको जैसे सांप सूंघ गया हो। कुछ देर पहले जो बेटे बहू आसपास जमा हो रहे थे, वो सब धीरे धीरे तितर बितर होने लगे। बिमला जी ने एक गहरी सांस ली और रामकिशन जी से उनका हाल चाल पूछने लगी। कुछ देर बाद रामकिशन जी ने उन्हें अपने आने की तारीख बता दी। फोन कर दिया। बिमला जी ने फोन हाथ में लिए खामोश बैठी रही। बेटों के बदलते चेहरे उनकी नज़रों से छुप नहीं थे। वो दिन याद आ रहा था जब 20 साल पहले रामकिशन जी नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकते थे। 20 साल की उम्र में 3 बच्चे, बूढ़े माता पिता का बोझ, ये सब उनकी दिन रात की परेशानी थी। इंडिया में उन्हें कोई ऐसा रोजगार नहीं मिला जिससे वो अपने परिवार को पाल पाल सकते। थक हार कर उन्होंने कनाडा जाने का फैसला कर लिया। कनाडा में उन्हें अच्छी नौकरी भी मिल गई, लेकिन दोबारा पलट कर उन्हें कभी इंडिया आना नसीब ना हुआ। बस वहीं से पैसे भेजते रहते। बिमला जी ने तन मन से यहाँ उनके माता पिता की सेवा की और अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। बच्चे भी अच्छी नौकरी पर लग गए। जब उनकी शादी का समय आया तो रामकिशन जी ने खुद आने की बजाय काफ़ी रुपये वहाँ से बच्चों के लिए भेज दिए ताकि उनके आने पर नौकरी का नुकसान ना हो। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। रामकिशन जी जब इंडिया आने की कोशिश करते तो बेटे बहू पहले ही मना कर देते, लेकिन अब आखिरकार 50 साल की उम्र में उनका भी अपने पोता पोतियों को देखने का बहुत मन करता था, इसलिए वापस इंडिया आ गए। जिस समय उनकी फ्लाइट एयरपोर्ट पर उतरी तो उनकी आंखें चमक रही थी। सोच रहे थे कि जरूर पूरा परिवार उन्होंने लेने आया होगा। सब के सब उनसे मिलने के लिए बेताब होंगे। सोचते हुए रामकिशन जी अपना सामान लेकर एयरपोर्ट से बाहर निकले और इधर उधर अपनी नजरें दौड़ाने लगे, लेकिन सामने बिमला जी को अकेले देखकर हैरान रह गए। सिर्फ वही थी जो साड़ी का पल्लू सिर पर लिए खड़ी थी। 20 वर्ष पहले वाली बिमला और आज की बिमला में जमीन आसमान का अंतर था। बदला तो रामकिशन जी भी चुके थे। दोनों ही जवान से बुढ़ापे में आ चुके थे। कैसे आप? बिमला जी ने पैर छूकर धीमी आवाज में कहा। रामकिशन जी बोले, मैं ठीक हूँ, लेकिन बाकी लोग कहाँ नहीं क्यों नहीं आए? संजय, मुकेश और अनिल, वो सब मुझसे मिलने के लिए बेचैन होंगे। रामकिशन जी ने जोश भरे स्वर में कहा। तो बिमला जी खामोश हो गई। फिर धीरे से बोली, तीनों ही आज नौकरी से छुट्टी नहीं कर सकते थे। कोई ज़रूरी काम था। बच्चे स्कूल गए हैं और मैंने कहा कि सबसे पहले आपको मैं ही देखूंगी, इसलिए जानबूझकर मैं अकेली आई थी। कहते हुए बिमला जी ने रिक्शा रोका और रिक्शा रामकिशन जी हैरान रह गए कि तुम गाड़ी लेकर क्यों नहीं आई? घर में 3-3 गाड़ियाँ तो हैं। रामकिशन जी ने हैरानी से कहा। तो बिमला जी बोली, 3 गाड़ियाँ तो हैं,
जी, लेकिन तीनों गाड़ियां बच्चों के पास होती हैं और वैसे भी मुझे तो कहीं जाना ही नहीं होता जो मैं अपने पास गाड़ी रखूं। घर पास ही है, हम अभी पहुंच जाएंगे। रामकिशन जी खामोश हो गए। घर पहुंचे तो रामकिशन जी सोच के विपरीत घर के उनके स्वागत के लिए कोई खास तैयारी नहीं की गई थी। ना ही कोई उत्साह दिख रहा था और ना ही कोई रौनक थी। सब अपने अपने काम में पर गए हुए थे। इतनी खामोशी क्यों है? रामकिशन जी ने कहा। तो बिमला जी बात छुपाते हुए बोली, मैंने कहा कि घर में कोई नहीं है, अपना खाना खाकर आराम करें। रात तक सभी अपने अपने काम से वापस आ जाएंगे, तभी आपकी उनसे मुलाकात होगी। बिमला जी की बात सुनकर रामकिशन जी हैरान हो गए। लड़के ना सही, उनकी पत्नियां तो घर पर थी, मगर कोई भी उससे जाकर नहीं मिला। लेकिन उन्होंने अपने दिमाग पर ज्यादा जोर न डाला और अपने कमरे में जाकर आराम करने लगे। जब उनकी आंख खुली तो घर में बच्चों का शोर मचा हुआ था। ये देख वो खुश हुए और जल्दी से कपड़े बदल कर बाहर आकर देखा तो सच में घर में खूब रौनक लग रही थी। तीनों लड़के कामकाज से वापिस आ चुके थे। छोटे बच्चे आंगन में खेल रहे थे। रामकिशन जी मुस्कुराते हुए आगे बढ़े और सोचने लगे कि सारे बच्चे उन्हें देखते ही एकदम से उन्हें लिपट जाएंगे। लेकिन तभी बड़े बेटे संजय की आवाज आई, अरे पिताजी, आप वापिस भी आ गए। कितना मना किया था आपको आने से, लेकिन आप भी अपनी ही करते हैं। कुर्सी पर बैठे बैठे संजय आम अंदाज में कह रहा था। तभी छोटा बेटा मुकेश और अनिल दोनों उठकर जाकर रामकिशन जी के गले मिले, लेकिन किसी के अंदाज में वो उत्साह ना था जो रामकिशन जी को चाहिए था। वो खामोशी से खाने की टेबल की ओर बढ़े, लेकिन जैसे ही कुर्सी पर बैठने लगे तभी बड़ी बहू ने तेज आवाज में कहा, यहाँ मत बैठिए पिताजी, यहाँ पर संजय बैठते हैं और संजय के साथ मैं बैठती हूँ। बहू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर रामकिशन जी को शर्मिंदगी सी होने लगी, तो खामोशी से कुर्सी से हट गए। तो संजय जाकर वहां आराम से बैठ गया। धीरे धीरे सब अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ गए। रामकिशन जी के लिए कोई कुर्सी खाली न बची। बिमला जी खामोशी से ये सब देख रही थी। वो अपनी जगह से उठ गई और बोली, आप अंदर कमरे में बैठ जाइए, मैं आपका वहीं खाना दे देती हूँ। बेटे बहू का रवैया देखकर रामकिशन जी हक्के बक्के रह गए। ऐसे स्वागत की उन्हें कल्पना भी नहीं की थी। जिन्होंने हैरानी से अपने बच्चों की ओर देखा, लेकिन कोई भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। सभी अपनी अपनी पत्नियों के साथ बातें करने में व्यस्त थे। बिमला जी ने उनका हाथ थामा और बोली, यहाँ खड़े रहने की कोई फायदा नहीं है, आप अंदर बैठ जाइए। कहते हुए उन्हें लेकर कमरे की ओर बढ़ गई। तभी रामकिशन जी ने ध्यान दिया कि बिमला जी के भी टेबल से उठ जाने पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। उनका दिल सूखे पत्ते की तरह मुरझा सा गया। कमरे में जाते ही उन्होंने बिमला जी से कहा, क्या बच्चे मेरे आने से खुश नहीं हैं? तो बिमला जी चुप सी हो गई। फिर उन्होंने सांत्वना देते हुए बोले, दरअसल बच्चे चाहते थे कि आप अभी कुछ समय और कनाडा में गुजार ले। मुकेश कारोबार करना चाहता था, उसके लिए उसे रुपये चाहिए थे। संजय को भी एक नया फ्लैट खरीदना था, उसके लिए भी पैसे चाहिए थे। इसलिए आपके जल्दी वापस आने से वो थोड़े मायूस हो गए हैं। बिमला जी बात को जितना हल्का बनाकर उनके सामने रख सकती थी उन्होंने किया, मगर रामकिशन जी का दिल संतुष्ट नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा, बिमला, मैंने जिंदगी भर पैसे ही तो कमाए हैं, अब मेरा भी दिल करता है कि मैं अपनी बाकी की जिंदगी तुम सब के साथ गुजारूं। बिमला जी खामोश बैठी रही। कुछ देर बाद जब रामकिशन जी का दिल थोड़ा सा हल्का हुआ तो बिमला जी ने कहा, मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। आपने सुबह भी कुछ नहीं खाया। वो कमरे से बाहर आई तो डाइनिंग टेबल खाली पड़ी थी। सब लोग खाना खाकर उठ चुके थे। सिर्फ बड़ी बहू बर्तन समेट रही थी। उसे देख बिमला जी ने कहा, बेटा, अपने पिताजी के लिए खाना लगा दो। बड़ी बहू एकदम से चौंकते हुए बोली, अरे खाना तो बचा ही नहीं, सारी रोटियां भी खत्म हो गई और सब्जी भी। चावल तो आज बच्चों ने ही खत्म कर डाले थे। इसलिए माँ जी, आप ऐसा करें,
पिताजी को बाहर से कुछ मंगवा कर दे दें। अपने अंदाज में बोलकर बहू बर्तन समेट कर अपने कमरे में चली गई। बिमला जी सोचने लगी कि अगर वो ये बात अंदर जाकर रामकिशन जी को बताएगी तो वो और भी ज़्यादा टूट जाएंगे। उन्होंने सोचा छोटे बेटे से कह देती हूँ, वो बाहर से खाना मंगवा देगा। सोचते हुए बिमला जी धीरे धीरे चलते हुए छोटे बेटे अनिल के कमरे के पास आई और जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो अंदर से अनिल की आवाज़ आ रही थी, यार अब मैं क्या कर सकता हूँ, अगर पिताजी वापस आ गए तो मजबूरी है, बर्दाश्त कर लो, मैं तो खुद उनकी हरकत से तंग हूँ। इतने साल उनके बगैर ही जिंदगी गुजारी है, मुझे तो वो फैमिली के अंदर बैठे हुए बिल्कुल एक अजनबी इंसान लग रहे हैं। बताया था कि मुझे फ्लैट लेना है, लेकिन मजाल कि वो उनके कान पर रूं जूं तक रहेंगे। वो अपनी आयशिया करके खुद वापिस आ गए हैं, मुंह उठाकर बच्चों का तो कभी सोचा ही नहीं। बेटे की बात सुनकर बिमला जी हैरान रह गई, यहाँ तो उनके लिए और रामकिशन जी के खिलाफ हो गई है। वो अब क्या कर सकती थी, खामोशी से अपने कमरे में चली गई। रामकिशन जी को खाने के इंतजार में बैठे थे। बिमला जी को खाली हाथ आते देखकर अंदर तक टूट गए। वो मैं आपके पास आकर बैठ गई थी तो खाना खत्म हो गया। आप ऐसा करो, यहाँ पास में एक होटल है, वहाँ से अपने और मेरे लिए खाना ले आओ। बिमला जी ने शर्मिंदगी होते हुए कहा तो रामकिशन जी के दिल पर जैसे बोझ सा पड़ गया हो। खामोशी से उठे और पैसे लेकर घर से बाहर निकल गए। गलियों का तो उन्हें कुछ पता ही नहीं था, लेकिन 2-3 गलियां मुड़ने के बाद उन्हें होटल मिल गया। वहां से खाने के नाम पर उन्हें पतली सी दाल और मोटी मोटी रोटियां मिली जो वो घर ले आए। वो रोटी ना तो रामकिशन जी ने खाई और ना ही बिमला जी से। दोनों ने बड़ी मुश्किल से थोड़ा थोड़ा खाना खाया और खामोशी से सो गए। दिन इसी तरह गुजरने लगे। घर में किसी को रामकिशन जी के वापस आने पर कोई खुशी नहीं थी। इस बात का रामकिशन जी को भी अच्छी तरह से एहसास हो रहा था। सभी उनसे ऊपरी दिल से बातें करते। उनका दिल चाहता था कि वो उनसे पूछें कि 20 साल जो उन्होंने इतनी मेहनत करके उन्हें पैसे भेजे थे, आखिर उसका एहसान क्यों नहीं मानते। बिमला जी की हैसियत भी घर में बहुत साधारण सी थी। दिल चाहता तो उसे खाना दिया जाता, वरना दोनों भूखे ही रहते। एक दिन दोनों पति पत्नी बैठे बैठे टीवी पर न्यूज़ देख रहे थे। संजय भी उनसे कुछ दूरी पर बैठा लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था। तभी मुकेश अंदर आया और बोला, अरे संजय भाई, अपने सामने वालों की कोठी देखी है, कितनी शानदार बनी हुई है, पूरा मार्बल लगवाया है उन्होंने। कहते हुए मुकेश संजय के बराबर बैठ गया तो संजय भी मुस्कुराते हुए बोला, हाँ मेरा भी बहुत दिल था कि हमारा भी ऐसा ही शानदार हो, लेकिन न जाने हमारे पिताजी को क्या सूझी कि मुंह उठाकर इंडिया वापस आ गए। ये नहीं कि कुछ साल और वहां रहकर कुछ पैसे भेज देते तो हम अपने रहने के लिए अच्छा सा घर बना सकते थे। संजय ने अपने पिताजी की ओर देखते हुए कठोरता से कहा तो रामकिशन जी धीरे से बोले, बेटा मैंने इतने साल तो वहां पर काम किया, अब मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतना दम नहीं था कि मैं वहाँ कनाडा में काम करता। और वैसे भी तुम सब अपनी नौकरियों वाले हो, अच्छे खासे पैसे कमा रहे हो, फिर मेरे काम की क्या ज़रूरत है। रामकिशन जी का इतना कहना हुआ कि उनके बड़े बेटे संजय ने खिंचते हुए कहा, अब आप हमारी कमाई पर नज़र मत रखिए, इंडिया में मिलता ही क्या है, आपको अच्छी तरह पता था। इतने समय से बिजनेस करने की कोशिश कर रहा था, अब वो भी नहीं हो पाएगा। हम तीनों को अपने बच्चों के साथ इस खंडहर जैसे घर में सारी उम्र रहना पड़ेगा। लेकिन आप तो खुश हो जाइए, क्योंकि अब आप यहाँ पर अयाशी के साथ चारपाई तोड़ते रहेंगे। गुस्से में कहते हुए संजय अपने कमरे में चला गया। मुकेश भी बुरा सा मुंह बनाता हुआ अंदर चला गया। उन्होंने अंदाजा नहीं था कि बच्चे उनसे इतनी नफरत करने लगे। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। कांपते हाथों से उन्होंने अपनी जेब में से फ़ोन निकाला और अपने उस अंग्रेज बॉस के पास फ़ोन मिलाया जिसके पास वह पिछले 20 सालों तक काम करते आए थे। उन्हें याद था कि उस अंग्रेज ने इंडिया जाने से कितना मना किया था।
उसने दबे शब्दों में कहा भी था कि जब बच्चों को बाप की कमाई से प्यार हो जाए तो उन्हें बाप किसी काम का नहीं लगता। मगर उस वक्त रामकिशन जी ने उसकी एक ना सुनी, लेकिन आज अपने बच्चों का व्यवहार देखकर वो खुद ही शर्मिंदा हो रहे थे। उन्होंने अपने बॉस से रिक्वेस्ट की कि वे दोबारा कनाडा जाकर उससे पास काम करना चाहते हैं। ये सुनते ही अंग्रेज जोर से हंसते हुए बोला, क्यों, क्या हुआ? क्या बच्चों ने 2 टाइम की रोटी देने से भी मना कर दिया? रामकिशन जी की खामोश हो गए। वो अच्छा आदमी था और रामकिशन जी से उसकी 20 सालों से अच्छी दोस्ती भी थी, इसलिए उसने रामकिशन जी की बात मानकर इस उम्र में भी उन्हें अपने पास नौकरी पर रखने को तैयार हो गया। फोन बंद करके रामकिशन जी खामोशी से उठे और अंदर जाकर अपना बैग पैक करने लगे। कहाँ जा रहे हैं आप? उन्हें बैग पैक करते हुए देखकर बिमला जी ने टोकते हुए कहा तो रामकिशन जी ने उन्हें सारी बातें समझा दी कि वो फ्लाइट बुक करवा चुके हैं, शाम को वो दोबारा कनाडा चले जाएंगे। उन्होंने कहा तो बिमला जी सिर झुकाकर रह गई। कितने समय बाद तो वापिस आए थे और अब दोबारा भी जा रहे हैं, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर सकती थी। शाम हुई तो सारे लोग घर में जमा थे। तभी रामकिशन जी अंदर से अपना सूटकेस लेकर बाहर निकले तो सभी ने चौंक कर उनकी तरफ देखा। चलता हूँ बच्चों, मैं दोबारा कनाडा जा रहा हूँ। मुझे अंदाजा हो गया कि इस घर में मेरी कोई जगह नहीं है। मेरे बॉस ने मुझे दोबारा फ़ोन करके बुला लिया है। रामकिशन जी ने गंभीरता से कहा तो अचानक सारे बैठे हुए लोगों के जैसे खुशी की एक लहर सी दौड़ गई। संजय तो सुबह उनसे बदतमीजी करके गया था, एकदम से उठा और रामकिशन जी के गले से लगते हुए बोला, विश्वास नहीं हो रहा पिताजी, ये तो बहुत खुशखबरी दी है। आपने पहले बताया ही नहीं कि आप जाने वाले हैं, वरना हम आपके लिए शानदार पार्टी रखते। सभी बेटे उनके आसपास जमा होकर प्यार भरी बातें बोलने लगे। रामकिशन जी भी बस मुस्कुरा कर रह गए। प्यार की सच्चाई क्या है ये तो वो देख ही चुके थे। मुस्कुराते हुए वो घर से बाहर निकल गए। बिमला जी हैरान थी कि बच्चों ने कैसे अपना रंग बदला है। आज सारे बच्चे बहुत ही खुश थे। संजय अब फिर से अपने बिजनेस की बातें करने लगा। मुकेश भी बोल रहा था कि जैसे ही पिताजी ने पैसे भेजे वो सामने वाली कोठी खरीद लेंगे और सारे वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। बिमला जी खामोशी से अंदर अपने कमरे में चली गई। अब घर में दोबारा से इंतजार किया जा रहा था कि रामकिशन जी कनाडा से रुपये भेजेंगे, लेकिन रामकिशन जी ने घर में फ़ोन करना बंद कर दिया था। वो फ़ोन अगर करते भी तो रात को सबके सो जाने के बाद, ताकि बिमला जी के अलावा उनसे कोई भी बातें ना कर सके। बच्चे पूछते, माँ पिताजी को वहाँ जाते ही नौकरी मिल गई है ना? कहीं ऐसा ना हो कि कुछ दिनों बाद दोबारा वापस आ जाएं। हमने तो सामने वालों से बात भी कर ली है कि कोठी हम खरीदने वाले हैं। मालिक भी तैयार है, 1 करोड़ मांग रहा है। बेटों की बात सुनकर बिमला जी चुप रह जाती, कुछ नहीं बोलती। ऐसे 6 महीने गुजर गए, लेकिन रामकिशन जी ने बाहर से कोई पैसा नहीं भेजा। अब उनके तीनों बेटे झुलझाए हुए थे। यार मुकेश, पिताजी को फ़ोन करके पता करो आखिर गए कहाँ हैं। मैंने तो बिजनेस शुरू कर दिया है, अब मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। गुस्सा करते हुए संजय ने कहा। बिमला जी भी एक तरफ बैठी चुपचाप सब सुन रही थी। 6 महीने का समय खामोशी से गुजर गया। सामने वाली कोठी बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी। संजय बेबसी भरी नज़रों से उस कोठी को देखता रहता। तीनों भाइयों की इच्छा थी कि वो कोठी खरीद ले। कोठी पर लगा हुआ फॉर सेल का बोर्ड उन्हें चिढ़ाता रहता था। एक दिन संजय उठा तो हैरान रह गया, क्योंकि कोठी का दरवाज़ा खुला हुआ था और दरवाजे के ऊपर लगा हुआ फॉर सेल का बोर्ड भी हट चुका था। लग रहा था कि वो कोठी बिक चुकी है। संजय के मुंह से उदासी भरी आवाज़ निकली तो बिकी के बेटे बहू और बच्चे बाकी के बेटे बहू और बच्चे आसपास जमा हो गए और हैरत भरी नज़रों से उस कोठी को देखने लगे, जहां कोई नया शिफ्ट हुआ था। क्योंकि बिल्कुल नया फर्नीचर ट्रक से उतर कर नौकर घर के अंदर रख रहे थे। लगता है कोई बहुत ही अमीर आदमी आया है जिसने ये कोठी खरीदी है। सामने भी तो देखो कितना मंगवाया है।
संजय की पत्नी लालच भरी नजरों से देखते हुए बोली। कुछ देर तक देखते रहने के बाद भी उन्हें अंदाजा नहीं हुआ कि वो कोठी किसने खरीदी। खामोशी से सब लोग घर के अंदर आ गए। श्याम को संजय की पत्नी सुनीता खाने की तैयारी कर रही थी कि तभी अचानक उनकी पड़ोस में रहने वाली शर्मा आंटी आ गई। तो सुनीता ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, क्या बात है आंटी, आज क्या चाहिए आपको? तो शर्मा आंटी हंसने लगी। अरे नहीं भाई, मुझे अब तुम्हारे पास आने की क्या ज़रूरत है। मैं तो बिमला जी से मिलने आई थी। बिमला सामने वाले घर में शिफ्ट हो गई है, तो मैं तो सिर्फ उससे पूछने आई थी कि तुम लोग उनके साथ क्यों नहीं गए। शर्मा आंटी की बात सुनकर सुनीता एकदम से चौंक उठी और बोली, क्या कहा आपने माँ जी? माँ जी कहाँ गई? कौन से सामने वाले घर में शिफ्ट हो गई वो? ये तो बोलते बोलते सुनीता अचानक बीच में ही रुक गई। तभी उसे ख्याल आया कि सुबह से बिमला जी घर में नहीं दिखाई दी। उनका अस्तित्व इस तरह फालतू था कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सुबह से कमरे से बाहर निकली या नहीं। अरे लो, तुम उनकी बहू हो, तुम्हें पता नहीं कि सुबह से बिमला जी ने ये सामने वाली कोठी खरीद कर अपने नाम कर ली और इतना अच्छा फर्नीचर मंगवा कर अंदर सेट करवाया। बिल्कुल राजाओं जैसा घर लग रहा है। आज शाम उन्होंने पूरे मोहल्ले को दावत पर बुलाया है। भाई रामकिशन जी ने दोबारा कनाडा जाने से ठीक ठाक हालत आ गई है, इसलिए तो उन्होंने इतना बड़ा घर खरीद लिया। शर्मा आंटी खुशी से चहकते हुए कह रही थी और सुनीता के ऊपर तो जैसे कोई आसमान ही टूट पड़ा हो। सभी धीरे धीरे शर्मा आंटी के आसपास जमा हो गए। मुकेश ने भागकर माँ के कमरे में देखा तो वहाँ बिमला जी नहीं थी। लो, तुम में से किसी को ये खबर नहीं कि भगवान ऐसी औलाद किसी को ना दे। शर्मा आंटी मुंह बनाते हुए घर से बाहर निकल गई। सब ने लपक कर दरवाज़ा खोल कर जाकर देखा तो सच में सामने वाली कोठी के बाहर हलवाई खाना बना रहे थे। माँ ने ये कोठी कब खरीदी, ये सोचकर ही तीनों भाई हैरान हो रहे थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। जल्दी तैयार हो जाओ, जब सारा मोहल्ला कोठी में जा रहा है तो आखिर वो हमारी माँ की कोठी है, तो हम भी वहीं उनके साथ रहेंगे। शायद माँ ने हमें सरप्राइज देने के लिए ये सब कुछ किया है। अचानक से संजय ने खुशी भरे अंदाज में कहा तो सबके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। सब फटाफट अपने कमरे में तैयार होने चले गए। बाहर निकले तो कोठी किसी दुल्हन की तरह सज चुकी थी। चलो चलो, अब हम इस पुराने मकान में नहीं रहेंगे। हम तो माँ पिताजी को ऐसे ही समझते थे, लेकिन माँ ने हमें कितना बड़ा सरप्राइज दिया है, संजय ने खुशी से कहा और सब लोग उस कोठी की ओर चल दिए। अंदर जाकर देखा तो बिमला जी महंगी साड़ी पहने एक बड़े से सोफे पर बैठी हुई थी। मोहल्ले के सब लोग अपनी मर्जी से खाना निकाल कर खा रहे थे। हम लोग आम लोगों की तरह खाना क्यों खाएं? सीधे माँ के पास चलो, वह तो डाइनिंग टेबल पर खाना खिलाएंगे, संजय ने गौर से कहा और सब लोगों के बीच से रास्ता बनाते हुए सीधे बिमला जी के सामने जाकर खड़े हो गए। माँ, आपने हमें इतना बड़ा सरप्राइज दिया कि खुशी के मारे हमें यकीन नहीं हो रहा। ये कोठी खरीदने की तो हमारी बरसों पुरानी इच्छा थी। आपने तो हमारी ये इच्छा पूरी कर दी, तीनों भाइयों ने एक साथ कहा। तो बिमला जी ने धीरे से मुस्कुराई और बोली, तुम लोगों की कोई गलतफहमी हुई है। ये कोठी मैंने नहीं खरीदी, बल्कि इसके असली मालिक तो वो हैं। बिमला जी ने एक और इशारा किया। तीनों बेटों ने चौंक कर देखा तो सामने ही महंगे कपड़ों में रामकिशन जी चले आ रहे थे। उनके चेहरे पर बड़ी ही मुस्कुराहट थी। मोहल्ले के सारे लोग उनसे बड़े सम्मान के साथ मिल रहे थे। पिताजी, अरे ये कब वापिस आ गए और उन्हें ये कोठी कैसे खरीदी? संजय के मुंह से निकला। तब तक रामकिशन जी धीरे धीरे चलते हुए उनके पास आ गए तो तीनों भाइयों ने उनके गले लगते हुए कहा, धन्यवाद पिताजी, आपने कनाडा वापस जाकर दोबारा हमारे लिए इतने पैसे कमाए ताकि आप हमारे लिए ये कोठी खरीद सके। मुझे पता था कि आप ये सब जरूर करेंगे, मुकेश ने कहा।
तो रामकिशन जी मुस्कुराते हुए बोले, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये घर मैंने अपने और बिमला जी के लिए खरीदा है। जिस तरह तुम्हारे घर में मेरे और बिमला जी के लिए कोई जगह नहीं थी, हमारे लिए खाना भी नहीं बचता था, बिल्कुल उसी तरह मेरी इस कोठी में तुम लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। मोहल्ले के सभी लोग यहाँ पर आए हैं और खाना खा रहे हैं। तुम लोग भी उनके साथ खाना खाकर वापिस घर चले जाओ। इससे ज्यादा रुकने का यहाँ तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। ये सुनते ही तीनों भाइयों पर जैसे आसमान ही टूट पड़ा हो। वो कुछ बोलते उससे पहले ही लोगों ने उन्हें धक्के देते हुए एक तरफ कर दिया। सब लोग खाना खाकर विदा हो गए, लेकिन वो तीनों भाई अपने बीबी और बच्चों के साथ अभी वहीं एक तरफ कोने में खड़े थे। तभी नौकरों ने आकर उन्हें पीछे हटाते हुए कहा, अगर आप लोगों को खाना खाना है तो सामने खाना रखा है, खा लीजिए, नहीं तो मालिक और साहब के सोने का समय हो गया है, घर का दरवाज़ा बंद करना है। नौकरों की बात सुनकर तीनों भाई अपना सा मुंह लेकर घर वापिस आ गए। अब तीनों लड़के सिवाय पछताने के और कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने खुद अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी थी। इसलिए अब उस मामूली सी नौकरी से अपना घर का खर्चा चलाते हुए तीनों भाई उसी पुराने मकान में रहने लगे। धीरे धीरे करके घर खर्चे बढ़े तो घर खर्च चलाना भी बहुत मुश्किल हो गया। ये क्या यार, आज फिर तूने दाल बना दी? पिछले 2 दिनों से दाल ही तो खा रहे हैं, संजय के मुंह बनाते हुए कहा। तो सुनीता बोली, आपकी सैलरी खत्म हो गई तो 15 दिन हो चुके हैं। ये तो मुकेश भाई ने थोड़े से पैसे दे दिए जिससे घर चल रहा है, ऐसे में अब रोज दाल खानी पड़ेगी। तीनों भाई परेशान सूरत लिए बैठे, जैसे तैसे करके वे पतली दाल खाने ही लगे थे। तभी डोर बेल बजी तो अनिल झुलकता हुआ उठा और जाकर दरवाजा खोला तो सामने एक छोटा सा बच्चा ट्रे हाथ में लिए खड़ा था। अंकल, सामने वाली आंटी ने आपके लिए खाना भेजा है। ये सुनते अनिल ने हैरानी से देखा तो सड़क के दूसरे किनारे खुले दरवाजे पर बिमला जी खड़ी थी। जैसे ही उन्होंने अनिल को ट्रे पकड़ते देखा तो फौरन से अंदर चली गई। अनिल को भी एक झटका सा लगा कि माँ बाप ने तो उनका हाल चाल पूछना भी छोड़ दिया था, तो फिर आज ये खाना कैसे भेज दिया। वो हैरत से ट्रे लेकर अंदर चला गया जहाँ सब लोग बैठे हुए थे। माँ ने ये खाना भेजा है। ये सुनते ही सबके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि ट्रे में कई तरह की डिश रखी थी, बिरयानी, कढ़ाई पनीर, सलाद और रायता और मीठा। यूँ लगता था कि जैसे बिमला जी ने किसी दावत के लिए खास बनवाया हो। अनिल की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, माँ का दिल नरम हो गया है, चलो सब उनसे माफी मांगते हैं। जल्दी जल्दी ट्रे में रखा खाना खाकर सभी बिमला जी के घर के सामने आकर खड़े हुए। सबकी हालत ऐसी थी जैसे गरीब भिखारी हो। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला तो तीनों भाई लपक कर घर के अंदर पहुंच गए। सबके कदमों में तेजी आ गई। बिमला जी ने भी उन्हें आते देख लिया था। उन्होंने अपने हाथ में ली हुई फोटो खामोशी से बाएं दाईं ओर रखी। तीनों भाई जाते ही माँ के पैरों में लिपट गए। माँ, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें आप दोनों का ख्याल नहीं किया, लेकिन भगवान के लिए हमारी हालत पर दया करो। हम अब आप दोनों के बगैर नहीं रह सकते। तीनों भाई गिड़गिड़ाए जा रहे थे। बच्चों की ऐसी हालत देखकर बिमला जी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो भी माँ थी, बच्चों के बगैर इतने समय से किस तरह से रह रही थी, उनका दिल ही जानता था। नाते पोते भी दादी दादी करते लिपट रहे थे। अपने बच्चों को तो शायद वो माफ नहीं करती, लेकिन पोते और पोतियों की शक्ल देखते ही वो सब कुछ भूल सी गई थी। मैं कुछ नहीं कर सकती बेटा, इस घर में तुम लोग उस समय तक रह सकते हो जब तक तुम्हारे पिताजी तुम्हें माफ नहीं कर देंगे, और वो तुम लोगों के बारे में कुछ नहीं सुनते। बिमला जी ने बेबस होकर कहा। तो ठीक है। उसी समय दरवाजे से बाहर गाड़ी की रुकने की आवाज आई। रोते हुए संजय ने अपनी आंखें साफ की। मुकेश और अनिल भी उठ खड़े हुए। खुले दरवाजे से रामकिशन जी अंदर आ रहे थे। सफेद रंग के सूट बूट में उनका व्यक्तित्व बहुत रोबदार लग रहा था। तीनों बेटों ने अपने आप एक कदम पीछे हटाए
हट गए क्योंकि रामकिशन जी ने के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। इन तीनों की यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? रामकिशन जी गुस्से में बोले, लेकिन आवाज दुख के मारे लड़खड़ा रही थी। तभी अचानक से बिमला जी भी उठ खड़ी हुई। बस करो जी, अपने बच्चों से और अब ज्यादा दूर नहीं रह सकते। भगवान ने आपको इतनी दौलत दी है, अगर आपने कनाडा में कुछ समय परेशानी से गुजारे तो आज उनका फल भी मिल चुका है। अब अपने बच्चों पर दया करें। उनके घर में खाने को भी कुछ नहीं होता। इन सब की हालत देखते देखो समय से पहले बूढ़े दिखने लगे हैं। मेरे बच्चे अब मेरे घर के दरवाजे पर मेरे बच्चों पर बंद ना करें। कहते कहते बिमला जी का गला सा भर आया। रामकिशन जी जैसे ही खामोशी हो गई, सभी संजय ने इशारा किया और तीनों भाई लपक कर पिताजी के पैरों में गिरे। पिताजी, हम तब तक आपके पैरों को नहीं छोड़ेंगे जब तक आप हमें माफ नहीं कर देते, मुकेश गिड़गिड़ाते हुए बोला। रामकिशन जी कुछ पल तो अपने आप पर काबू पाने की कोशिश करते रहे, मगर ये सच था कि एक बाप को अपने बच्चों से उतना ही प्यार होता है जितना कि माँ को। उनके कांपते हुए हाथों से अपने तीनों बेटों को उठाया और अपने गले से लगा लिया। ये देख तीनों भाइयों के चेहरे खुशी के मारे खिल उठे। जाओ अपना सामान उठा कर लाओ, अब तुम लोग गरीबी में जीने की कोई जरूरत नहीं। रामकिशन जी की आवाज सुनकर यूं लगा जैसे उन्होंने किसी मुर्दे शरीर में जान डाल दी हो। तीनों भाई अगले आधे घंटे में ही अपने घर का सारा जरूरी सामान उठाकर ले आए। बिमला जी घर का माहौल देख तो हैरान कर देने वाला था। रामकिशन जी ने तीनों बेटों को नौकरी छोड़ने को कहा था, मगर वो खुद तो जैसे तैयार बैठे थे। उन्होंने अगले ही दिन अपना अपना इस्तीफा जमा करा दिया और सुबह सुबह उठकर तैयार हो गए। जब रामकिशन जी अपने कमरे से ऑफिस जाने के बाहर निकले तो तीनों बच्चे तैयार सामने खड़े थे। रामकिशन जी ने फौरन समझ गया कि बच्चे उनके साथ कारोबार में हिस्सा लेना चाहते हैं। उन्होंने ठंडी सांस ली और नाश्ता करने के लिए बैठ गए। पिताजी, आप ऐसा कीजिए, फाइनेंस का काम मेरे हिस्से में डाल दें, मुझे वैसे भी बड़ा अनुभव है फाइनेंस के कामों को देखने के लिए। संजय ने मुस्कुराते हुए कहा तो रामकिशन जी भी मुस्कुरा दिए। ठीक है, मैं वैसे ही अब बूढ़ा हो गया हूँ, सारी जिम्मेदारियां अकेले नहीं उठा सकता, मगर याद रखना कि फैक्ट्री के लेन देन में काम में ज्यादा ध्यान रखना, कहीं 1 रुपये का भी गड़बड़ ना हो, सारा हिसाब खराब हो जाएगा। संजय ने सिर हिला दिया। उस दिन वो तीनों भी रामकिशन जी के साथ काम पर चले गए। बिमला जी भी बहुएं सास को दिए हुए पैसों से खूब सारी शॉपिंग कर ले आई और अब अपने अलमारियों में लटके हुए ब्रांडेड कपड़ों को हैरत से देख रही थी। संजय की पत्नी खूब तैयार होकर अपने कमरे से निकली तो बिमला जी ने कहा, बहू जरा मुझे 1 कप चाय तो बना दो। तो बड़ी बहू सुनीता ने एक नज़र अपने सूट और ताज़ा लगी हुई नेल पेंट को देखा। अब मैं इनके लिए किचन में जाकर चाय बनाऊं, मेरी सारी तैयारी खराब हो जाएगी। उसने मन ही मन सोचा, मगर सास से फिलहाल बिगाड़ भी नहीं सकती थी। माँ जी, अभी बनाकर लाती हूँ, और मुस्कुराती हुई किचन की तरफ गई। सामने ही काम वाली किचन में सफाई कर रही थी। सारे काम को छोड़ो, पहले माँ जी के लिए चाय बनाओ, उसने काम वाले को आदेश दिया और सिर पर खड़ी खड़ी चाय बनवाकर उसने उसी के हाथ बिमला जी के लिए भेज दी। खामोशी से दिन गुजरने लगे। एक दिन नाश्ते की टेबल पर रामकिशन जी कुछ परेशान थे। क्या हुआ जी, आप नाश्ता नहीं कर रहे? बिमला जी ने पूछा। तो रामकिशन जी चिंतित होते हुए बोले, पता नहीं बिमला, कुछ समझ नहीं आ रहा, अकाउंट में लगातार गड़बड़ हो रही है, बड़े बड़े अमाउंट न जाने कहाँ चले जाते हैं। लेन देन के काम में पहले कभी किसी तरह की दिक्कत नहीं हुई, जैसे अब हो रही है। बिमला चुप्पी हो गई। कुछ देर बाद ऑफिस चले गए, लेकिन थोड़ी ही देर बाद ऑफिस से फोन आ गया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। रामकिशन जी को हार्ट अटैक आया था। उनका एक बड़ा ऑर्डर कैंसिल हुआ था, जिस कारण उन्होंने बहुत सदमा लगा। बिमला जी के हाथ से मोबाइल छूटकर नीचे जा गिरा। संजय संजय, उन्होंने चिल्लाकर आवाज दी। संजय अंदर कमरे में पत्नी के
हाथ में सोने के कड़े पहना रहा था। क्या हुआ माँ? उसने कमरे के अंदर से आवाज लगाई, लेकिन बिमला जी फूट फूट कर रो रही थी। नौकर दौड़कर संजय के पास गए। ऑफिस से फोन आया था, आपके पिताजी का हार्ट अटैक आया है। खबर ऐसी थी। संजय थोड़ा घबरा सा गया। वो जल्दी से बाहर निकल आया, मगर पीछे उसकी पत्नी सुनीता ने जल्दी से संजय की दी हुई नोटों की मोटी मोटी गड्डियां अलमारी में छुपा दी। दोनों छोटे बेटे भी उठकर बाहर आ गए। अरे माँ, आप रोना धोना बंद करो, हम अभी जा रहे हैं, ना देखते हैं पिताजी को क्या हुआ है। मुकेश ने झुलझुलाते हुए अंदाज में कहा। बिमला जी एकदम चुप हो गई। तभी बड़ी बहू बाहर निकल कर आई और मुंह बनाते हुए बोली, अभी पिताजी मरे नहीं हैं, जो आप इस तरह आंसू बहा रही हैं। बहू के मुंह की ऐसी बातें सुनकर बिमला जी हैरान रह गई। रामकिशन जी अभी सिर्फ अस्पताल में ही पहुंचे थे कि घर वाले के तेवर दोबारा से बदलने लगे। बिमला जी खामोश बैठी रही। रात का अंधेरा फैला तो गाड़ी रुकने की आवाज आई तो बिमला जी दौड़कर बाहर आई। तीनों भाई वापिस आ गए थे और खुशी खुशी एक दूसरे से बातें कर रहे थे। क्या हुआ बेटा, तुम्हारे पिताजी ठीक तो हैं? बिमला जी ने चिंतित स्वर में पूछा। अरे नहीं माँ, अस्पताल में इतना टाइम कहाँ रहा जाता है। पिताजी की तबीयत को संभलने में काफी टाइम लग जाएगा, आप चिंता ना करें, अंदर जाकर सो जाएं। मैं अस्पताल में एक लड़के को पैसे देकर आया हूँ, अगर कोई काम हुआ तो वो मुझे बुला लेंगे। मुझे तो अब वहाँ के बिस्तरों पर नींद नहीं आती। कहते हुए संजय अंदर चला गया। छोटे बेटे भी अपने हाथों में मोबाइल थामे अपने अपने कमरों में चले गए। थोड़ी ही देर बाद मुकेश बाहर निकला तो उसकी पत्नी भी उसके साथ थी। दोनों ही खूब तैयार हुए थे। कहाँ जा रहे हो बेटा? अपने पिताजी को देखने जा रहे हो? तो मुझे भी साथ ले चलो, बिमला जी ने चिंतित स्वर में कहा। मुकेश झुलझुलाते हुए बोला, माँ और भी काम है दुनिया में। आपने पत्नी को आइसक्रीम खिलाने लेकर जा रहा हूँ, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। पिताजी को देखने आप सुबह चली जाएंगी, चिढ़कर कहते हुए वो दोनों बाहर निकल गए। बिमला जी का दिल चाहा तो फूट फूट कर रो दे, तो बच्चों के तेवर उन्हें बहुत कुछ समझा रहे थे। वो बस भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी रामकिशन जी को कुछ ना हो। अगले दिन रामकिशन जी को होश आया तो आ गया, मगर उन्हें एक लंबे समय तक आराम करने को कहा गया। ऑफिस के कामों से दूर रहने के लिए कहा गया। वो खुद इतने कमजोर हो गए कि बेड से नीचे पैर भी नहीं रख सकते थे। तीनों बेटे उन्हें अस्पताल से लेने भी नहीं गए। ऑफिस का कोई बहाना बनाकर तीनों ने आने से मना कर दिया तो बिमला जी ने नौकर को भेजकर रामकिशन जी को घर बुलवाया। पूरा दिन गुजर गया। शाम होने लगी। रामकिशन जी के कमरे में कोई उनका हाल चाल पूछने नहीं आया। बाहर से हंसी मजाक और शोर की आवाजें आ रही थी। सिर्फ नौकर ही थे जो खाने पीने और कोई काम पूछने के लिए रामकिशन जी के कमरे में आ रहे थे। ये देख रामकिशन जी की आंखें भीगने लगी। 2 दिन इस तरह गुजर गए। अगले दिन बिमला जी उनके पास बैठी तो रामकिशन जी ने इशारे से पानी मांग रहे थे। उन्होंने कमरे के दरवाजे पर खड़े होकर आवाज लगाई, रामकिशन जी के लिए पानी ले आओ। काम वाली तक उनकी आवाज पहुंच गई। वो पानी भरकर कमरे की ओर जाने लगी। तभी अंदर से बड़ी बहू चिल्लाते हुए आई, बोली, क्या तुम हर समय पानी और खाना कमरे के अंदर पहुंचाती रहती हो? तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? तुमसे कहा था ना कि मेरी सहेलियां खाने पर आ रही हैं, पहले उनके लिए खाने की व्यवस्था करो। बुढ़िया को पानी लेना है तो खुद लेकर आकर ले लेगी। बड़ी बहू के टोकने इस पर नौकरानी शर्मिंदा से होकर वापिस किचन की ओर मुड़ गई। घर की सारी जिम्मेदारी अब बड़ी बहू के हाथ में थी। नौकरों की सैलरी भी वही दिया करती, इसलिए आदेश भी उसी का चलता था। बहू की बातें सुनकर बिमला जी हक्की बक्की रह गई। तो ये सब कुछ सिर्फ इसलिए था बेटे और बहू उनके पास शर्मिंदगी के कारण नहीं आए थे, बल्कि उन्हें ये दौलत और राजपाट चाहिए था जो उनके माँ बाप के पास था। रामकिशन जी बार बार पानी मांग रहे थे। बिमला जी घबराकर कमरे से बाहर निकली और पानी का गिलास भर कर ले आई। तभी संजय कमरे के अंदर आया। उनके साथ काले रंग के कोट पहने
एक वकील भी था। संजय उसे कोई बात कर रहा था। वकील साहब, ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, जल्दी पेपर्स पर साइन करवाई। मेरे बहुत से काम सिर्फ इस कारण फंसे हुए हैं, ये फैक्ट्री कानूनी तौर पर मेरे नाम नहीं है। संजय कहते हुए अंदर आया और अपने पिताजी से बोला, पिताजी अब आप थोड़ी ठीक हो गए हैं, आपको कुछ पेपर्स पर साइन करने हैं। संजय ने कहा तो रामकिशन जी एकदम चौंक गए, किस तरह के पेपर साइन करने हैं। उन्होंने वकील के हाथ में फाइल देखते हुए कहा तो संजय ने एकदम अपना सिर उठाया और गुस्से में बोला, अब आप बिस्तर पर पड़े हैं, मौत आपसे सिर्फ कुछ कदम दूरी पर है और आपको ये पड़ी है कि मैं आपसे किस पेपर पर साइन करवा रहा हूँ। क्यों नहीं देते? अभी इस दुनिया की चाहत को और मोह माया को क्या चिंता, इस प्रॉपर्टी को आप अपने साथ लेकर जाएंगे। जल्दी से इन पेपर पर साइन करें ताकि ये फैक्ट्री मेरे नाम हो जाए और मैं इसको ठीक तरीके से चलाऊं। न जाने आपने कैसे कैसे लोगों को भर्ती करके फैक्ट्री का नुकसान करवा रखा है। ऊपर से आप न जाने लाखों रुपए हर महीने भिखारियों के लिए क्यों भेज देते हैं। ठेका ले रखा है हमने उन अनाथों को पालने का। मैं अपनी आपकी बेवकूफियों और बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए आप चुपचाप इन पेपर्स पर साइन करें और हमारी जान छोड़ें। संजय की बात सुनकर रामकिशन जी के हलक से कोई आवाज ना निकली, मगर बिमला जी को बहुत गुस्सा आया। ये तो किस तरह से बातें कर रहे हो, अपने पिताजी से देख नहीं रहे? वो पहले ही कितना बीमार हैं और तुम्हें ये फैक्ट्री अपने नाम करवाने की पड़ी है। क्या तुम भूल गए कि ये फैक्ट्री सिर्फ इनकी है, तुम लोगों में से किसी की नहीं है? इतना सुनते ही संजय गुस्से से बोला, तो फिर ठीक है, मैं फैक्ट्री जाना छोड़ देता हूँ। मुकेश और अनिल से भी कह दूंगा वो इस फैक्ट्री का मैं न जाएं। फिर मैं देखता हूँ पिताजी किस तरह से उस फैक्ट्री को चलाते हैं। ये तो बिस्तर पर पड़े हैं, आप जाकर बैठ जाइएगा। फैक्ट्री में 2 टाइम की रोटी के लाले पड़ जाए तो मेरा नाम बदल देना। संजय ने गुस्से में कहा तो बिमला जी दंग रह गई। रामकिशन जी के हाथ उठाकर मना कर दिया कि वकील को कह दो यहाँ से चले जाए। मेरा अपना वकील है, आज शाम मैं उसे बुलवा लूंगा। जो पेपर साइन करवाने हैं उनके सामने होंगे। तो संजय के चेहरे पर कुछ खुशी फैल गई। तो आखिरकार पिताजी मान ही गए। फैक्ट्री उनके नाम करने को भले वकील को भेजने से क्या परेशानी हो सकती है। वो जल्दी से वकील को पकड़कर बाहर ले गया तो रामकिशन जी की आंखों में आंसू बहने लगे। बिमला जी भी खामोश हो गई। शायद उन्हें बच्चों को वापिस बुलाकर गलती कर दी। शाम हुई तो वकील घर के अंदर आया। अरे वकील साहब जल्दी से आइए, और आपने बड़ा इंतजार करवाया है। संजय लपक कर आगे बढ़ा, लेकिन वकील गंभीरता से रामकिशन जी के कमरे की ओर बढ़ता चला गया। वकील साहब, ये पेपर मैंने पहले ही बनवा लिए हैं, आप इन्हें देख लें। जहाँ जहाँ पिताजी के साइन करवाने हैं आप करवा दीजिए। संजय ने अपने हाथ में ली फाइल बड़ी खुशी से वकील की ओर बढ़ाई। किस पेपर की ओर? इन पेपरों की कोई जरूरत नहीं है, रामकिशन जी ने पहले ही सारे पेपर बनवा रखे हैं। आज उन्हें मुझे बस यहाँ बुलवाया है सिर्फ इसलिए कि मैं वे सारी चीजें आपके सामने रख सकूं। वकील साहब ने कठोर लहजे में कहा तो संजय समेत सारे लोग उठ खड़े हुए। पिताजी ने पहले सब चीजें हमारे नाम करवा दी, मेरे नाम पर क्या है? मुझे तो घर चाहिए, शुरू से ही मुझे कोठी बहुत पसंद है, संजय ने खुशी से चहकते हुए कहा। तो मुकेश बोला, अरे मुझे कैसी ये कोठी, तुम ऐसे कैसे तुम लोग ये कोठी हम लोगे? हमारा हिस्सा भी इस घर में है। तो संजय चिल्लाकर बोला, पिताजी की फैक्ट्री तो मैं ही संभालता हूँ, इसलिए वो मेरे नाम ही होगी। आप कितना कारोबार संभालते हैं संजय भाई ने खुद मैंने देखा है। आपको अकाउंट में घपला करते हुए और मोटी मोटी गड्डियां लाकर भाभी को देते रहते हैं, इसलिए आपने डीएलएफ में भी अपना एक फ्लैट ले लिया है। आप छुप कर पिताजी की दौलत और जायदाद पर कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। पिताजी की फैक्ट्री तो मेरे नाम ही होगी। छोटे बेटे अनिल ने झुलझुलाकर कहा। रामकिशन जी खामोशी से ये सब देख रहे थे। अचानक ही उन्होंने अपना हाथ उठाया, चुप हो जाओ, और वकील साहब को इशारा कर दिया कि
तो वकील साहब ने बोलना शुरू किया, जब आप लोग सामने वाले घर में रहते थे तो रामकिशन जी की एक बार तबीयत खराब हुई थी, तभी उन्होंने अपनी वसीयत बनवा ली थी। इस वसीयत के हिसाब से ये घर और फैक्ट्री बिमला जी के नाम पर है। उनकी मर्जी से ही इस जायदाद का बंटवारा होगा, लेकिन अगर वो न चाहे तो इस फैक्ट्री और घर को आपसे एक ईंट तक उठाकर अपने नाम नहीं करवा सकते, बल्कि अगर वो अपने लोगों को इस घर से निकालना चाहे तो अभी और इसी समय निकाल सकती है। आपको इस घर में कोई अधिकार नहीं होगा। वकील साहब ने वसीयत पढ़कर सुनाई तो संजय सहित सबको साफ सूंघ गया। ये सब क्या है पिताजी, आपने हमारे नाम पर कुछ क्यों नहीं रखा? संजय चिल्ला उठा तो रामकिशन जी मुस्कुराते हुए बोले, तुम जैसे आस्तीन के सांपों को मैं पहले ही अपने जीवन में का बड़ा हिस्सा दे चुका हूँ। मैंने तुम लोगों को दूसरा मौका दिया, इस घर में रहने की अनुमति दी, कारोबार में हिस्सा दिया, मगर तुम मेरी ही पीठ में छुरा घुसाने चले थे। उस दिन मैंने तुम्हारे अकाउंट का रिकॉर्ड देख लिया था, इसलिए मेरी तबीयत खराब हुई। अब तुम लोग इस घर में कोई जगह नहीं है। मैं कुछ दिनों में स्वस्थ हो जाऊंगा तो अपना बिजनेस खुद देख लूंगा। तब तक मेरा अच्छा दोस्त साहिल मेरी कुर्सी पर बैठेगा। मैंने उसे फोन कर दिया है। रामकिशन जी ने मुश्किल से अपनी बात पूरी की। तीनों भाई सिर पकड़कर बैठ गए, मगर अब रामकिशन जी और बिमला जी तीनों पर कोई दया नहीं दिखने वाली थी। नौकरों ने रामकिशन जी के आदेश पर सबको घर से बाहर निकाल दिया। अच्छा था कि उनका पुराना घर अभी तक बिका नहीं था। इतने दिन तक शानदार जिंदगी गुजरने के बाद थके टूटे कदमों से वे अपने घर में आए और धूल और मिट्टी से उन